सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि नेटवर्क एनालिसिस में या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो एक थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का जो एक्चुअली में एप्लीकेशन है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, अगर आपको करंट या फिर आपको वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, चाहे वो रेसिस्टेंस चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसमें आपको अगर करंट या वोल्टेज अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई करके वहां पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक मैकेनिज्म है, एक टूल है, एक एनालिटिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम सर्किट को सॉल्व करके उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो मैंने पावर की बात मैंने नहीं बोली है, पावर की बात मैंने नहीं बोली है क्योंकि एक्चुअली में सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है उससे पावर का कैलकुलेशन नहीं होता है। क्यों कैलकुलेशन नहीं होता है वो भी समझेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के लिए आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या है। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन, आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन एनी लीनियर एक्टिव बायलेटरल सर्किट। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी कि जैसे जैसे करंट ग्रो करता है वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी आपका इंक्रीज करता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या होती है कि लीनियर एलिमेंट्स मतलब कि जो ग्राफ होता है वी आई ग्राफ वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। तो इसका मतलब सीधा सा ये है, यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लीनियर एलिमेंट्स अगर नहीं है तो वहां पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड्स, अगर ये सब अगर सर्किट में अगर आपके पास है तो आप वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको जब भी स्टेटमेंट पढ़ना है तो आपको उस चीज को ध्यान से समझना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। लीनियर सर्किट्स यानी कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अगर ये सब अगर लीनियर है तो ही वहां पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आपका लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है, इंडक्टर भी आपका लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है। तो वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स कनेक्टेड है, जिनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? लीनियर। सेकंड चीज एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी कितनी होनी चाहिए? यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस। क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है कि एक से ज्यादा सोर्सेस अगर नहीं रहेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, सिंगल सोर्स पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसका जब आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आगे आप देखिए लीनियर एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि सर्किट में एक्टिव सोर्स वहां पर होना चाहिए। बायलेटरल, बायलेटरल का सीधा से मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका जो आउटपुट आता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि रेसिस्टेंस, अगर मैंने बोला रेसिस्टेंस, इसमें मैंने डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो। अगर रेसिस्टेंस में अगर करंट अगर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करती है या करंट अगर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है तो इसमें जितना हीट इसमें प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? सेम। मतलब इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स। लेकिन डायोड की अगर आप बात करेंगे, डायोड में क्या होता है? डायोड में अगर करंट फॉरवर्ड बायसिंग में अगर फ्लो करेगी तो ये कैसे बिहेव करता है? एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। और इसी केस में अगर डायोड में अगर करंट आपकी रिवर्स बायस में अगर फ्लो करेगी तो कैसे बिहेव करता है? एज अ ओपन सर्किट। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। ये आपका यूनिलेटरल, ये आपका क्या है? बायलेटरल एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका नेचर कैसा है? यूनिलेटरल है, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीन चीजें तो यहां पर क्लियर है। पहली क्या कि लीनियर एलिमेंट्स जहां पर होंगे सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा। लीनियर का मतलब जिनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है? लीनियर। दूसरी चीज एक्टिव, वहां पर एक्टिव सोर्सेस होनी चाहिए लेकिन मोर देन वन। एक्टिव, इंडिपेंडेंट वो भी, ठीक है, डिपेंडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स मोर देन वन होने चाहिए। बायलेटरल सर्किट उन्हीं सर्किट्स में एप्लीकेबल होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक लीनियर, एक्टिव, बायलेटरल, having more than one independent sources, the response in any one of the branch or element, यानी कि जो भी सर्किट आपके पास दिया रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए, उसमें किसी भी एलिमेंट में अगर आपको करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई करके उसमें करंट या वोल्टेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे, रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच और एलिमेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स caused by the individual sources। इसका मतलब यह है कि अगर सर्किट में, मैं ये बोलता हूं कि सर्किट में अगर सिर्फ दो वोल्टेज सोर्स है या दो करंट सोर्स है, जो भी हो, दो सोर्सेस अगर हैं और किसी भी एलिमेंट में अगर मुझे करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों सोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल जितना रिस्पॉन्स आएगा उनका एडिशन ही क्या होगा? फाइनल रिजल्ट। उनका एडिशन ही क्या होगा? फाइनल रिजल्ट। चार होंगे तो चार, मतलब चारों का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो करंट का होगा, चारों का एडिशन होगा।
मतलब लास्ट में जाके आपको वहां पर सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सारे इंडिविजुअल सोर्सेस का जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी आपके सोर्सेस उस सर्किट में एक्टिव रहेंगे, सबका जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा एलिमेंट में, जितना करंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस एलिमेंट में, वो सबका एल्जेब्रिक समेशन। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो करंट उसमें फ्लो होगा उन सबका एल्जेब्रिक समेशन, प्लस माइनस जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है सबका एल्जेब्रिक सम। मतलब जरूरी नहीं कि सबको ऐड करना है, वहां पर सबट्रैक्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो एल्जेब्रिक समेशन का मतलब वही होता है, विद साइन आपको एडिशन करना है, विद साइन। अगर प्लस में अगर करंट फ्लो कर रही है तो आपको ऐड करना है, माइनस अगर है तो वहां पर आपको सबट्रैक्ट करना है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिविजुअल सोर्सेस, जितने भी सोर्सेस हैं उन सबका आपको इंडिविजुअल करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप ये यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास सर्किट में अगर सपोज तीन अगर आपके पास सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, तो आपको 3 स्टेज में आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। 3 करंट की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी और लास्ट में जाके तीनों को क्या करना होगा, एल्जेब्रिक सम, यानी कि उनका एल्जेब्रिक समेशन करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट। जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके सर्किट में रहेंगे उतनी बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो सारी वैल्यूज को फाइनल निकाल के आपको लास्ट में जाके उसका एल्जेब्रिक समेशन करना होगा, तब जाके आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आगे, कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेस एंड द रेस्ट ऑफ सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही सोर्स एक्टिव रहेगा और बाकी के सोर्सेस क्या रहेंगे, डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड का मतलब कि उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा उनके इंटरनल रेसिस्टेंस से। ऐसा करते क्यों है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसके थ्रू बताऊंगा कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये हमको ये समझना है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है। लीनियर, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि यहाँ पर ये जो सर्किट है यहाँ पर ये लीनियर सर्किट है कि नहीं है। लीनियरिटी चेक करने की, लीनियरिटी हमको पता है कि रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, सब लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आगे एक्टिव यहाँ पर 2 एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड है, 60 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर 5 एम्पेयर का यहाँ पर करंट सोर्स है। बायलेटरल, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर बायलेटरल एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स जितने भी हैं सब कैसे हैं, बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल रेसिस्टेंस। उसके बाद हैविंग मोर देन 1 इंडिपेंडेंट सोर्स। इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक आपका 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक आपका 5 एम्पेयर का करंट सोर्स। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा पर ही एप्लीकेबल होगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद सोर्स, पहली की 2 लाइन तो क्लियर है, पहली 2 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे, द response in any one of the branch or element is equal to the algebraic sum of response caused by individual sources। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये मेरे पास जो 4 एलिमेंट्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इसमें से किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना है, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 2 ओम, यहाँ पर मुझे निकालनी है करंट की वैल्यू, कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है। तो अब यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो मुझे 1 बाय 1 एक एक सोर्स को मुझे कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और जितने भी आंसर्स आएंगे मुझे लास्ट में जाके उन सबको ऐड कर देना है, उनका एल्जेब्रिक सम कर देना है। तो कहने का मतलब एक टाइम पर एक ही सोर्स को आपको एक्टिव करना है। मतलब अगर आपने 60 वोल्ट को अगर आपने एक्टिव किया तो आपको 5 एम्पेयर करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट, ठीक। अब गौर कीजिए यहां पर देखिए, जब आप 60 वोल्ट सोर्स को जब आप यहां पर एक्टिवेट करेंगे तो 60 वोल्ट से जो करंट जाएगी वहां पर अगर आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन, तो मैं यहां पर डायरेक्शन अगर आप यहां पर आपको अगर मैं मेंशन करके दिखाऊं, 5 एम्पेयर को अच्छा डीएक्टिवेट कर देते। पहले डीएक्टिवेट करने का मतलब देखो क्या होता है, डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देना। कहने का मतलब कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हमेशा इंटरनल रेसिस्टेंस उसके साथ सीरीज में रिप्रेजेंटेड रहता है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने का मतलब है कि जो भी उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, ये सर्किट में ऐड हो जाएगा, ये सर्किट में ऐड हो जाएगा। इसको शॉर्ट किया, ये ऐड हो गया। तो कहने का मतलब उसका जो भी इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको उस सर्किट में ऐड करना है। ऐड करोगे तभी तो आप एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, अगर ये चीज अगर मिस हो जाए, अगर मैंने इसको सपोज ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, तब तो ये भी ओपन हो जाएगा, तब तो ये सर्किट में इंक्लूड होगा ही नहीं, फिर आंसर कैसे एक्यूरेट आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब वोल्टेज सोर्स के साथ अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करते हैं, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस तभी होगा जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। अगर ओपन कर देंगे तो आर भी ओपन हो जाएगा। इसीलिए वोल्टेज सोर्स को हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, नहीं तो जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो सर्किट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में होता है, राइट। तो इस केस में करंट सोर्स को हमेशा क्या करते हैं,
ओपन क्यों करते हैं ये भी आप समझ जाओगे। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे तभी जाके यहां पर आर रिफ्लेक्ट होगा सर्किट में, आर जो है सर्किट में ऐड होगा। अगर आपने इसको बाई चांस अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट जैसे ही आप इसको करेंगे शॉर्ट तो आर भी इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, तो एक्चुअली में तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, तो सर्किट में तो ऐड हुआ ही नहीं, जबकि वहां पर सोर्स का भी रेसिस्टेंस था। तो जो भी एलिमेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो, दोनों ही सोर्सेस को ध्यान से आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है ताकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस उस सर्किट में ऐड हो, राइट, तभी जाके आपका एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर कैलकुलेट होगा। और अगर करंट सोर्स होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, ओपन सर्किट। शॉर्ट गलती से भी नहीं करना है, शॉर्ट आप करेंगे तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप वहां पर आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आंसर आपका पूरा गलत आएगा। ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन। अब अगर आप ओपन कर देंगे तो 4 ओम जो है यहाँ पर ये सर्किट में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आप यहाँ पर करंट सोर्स को अगर यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे तो 4 ओम भी इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। जो डीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है सोर्स को, वो ध्यान से करना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, एकदम सिंपल, ठीक है। अब आगे का नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूं इसी न्यूमेरिकल में। अब फर्स्ट फेज में क्या होगा, अगर आपने 60 वोल्ट सोर्स को अगर आपने एक्टिव रखा और 5 एम्पियर को आपने डीएक्टिवेट कर दिया, तो 5 एम्पियर को जब आप डीएक्टिवेट करेंगे तो सर्किट आपके पास इस तरीके से बनेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं बस आपको प्रोसेस बताऊंगा। इस पर अलग जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा और हमें यहाँ पर सिर्फ थियरम को अप्लाई कैसे करना है वो समझना है, ठीक। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, तो अब यहाँ पर 60 वोल्ट सोर्स अब यहाँ पर एक्टिव रहेगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। 2 ओम में जो करंट जाएगी इस तरीके से जाएगी, 3 ओम, फिर 4 ओम, फिर इधर से रिटर्न, फिर इधर से रिटर्न, इस तरीके से करंट इसे फ्लो करेगी। तो 2 ओम में जो करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से, इसको मैंने नाम दे दिया I1, ठीक है। अब सेकेंड जब आप 5 एम्पियर को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको 60 वोल्ट सोर्स को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट करेंगे तभी जाके 1 ओम क्या होगा, सर्किट के साथ ऐड होगा। अगर आप इसको गलती से भी अगर आप ओपन कर दिए तो 1 ओम भी ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी इंटरनल रेसिस्टेंस रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, तो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस रिप्लेस तभी करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। तो यहाँ पर जब आप 5 एम्पियर को जब आप एक्टिवेट करेंगे, ये डीएक्टिवेट होगा तो ये हो जाएगा शॉर्ट। तो ये जब शॉर्ट होगा तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 एम्पियर। अब गौर कीजिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी कि 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब कि इसमें करंट जब इस तरीके से फ्लो करेगी तो करंट ऐसे जाएगी, इधर आएगी, और कुछ करंट अपवर्ड जाएगी, फिर इधर जाएगी, यहाँ से भी करंट अपवर्ड जाएगी, यहाँ से करंट इधर घूम के इस साइड जाएगी, यहाँ से फिर ऐड होगी, फिर इस साइड जाएगी, फिर इस साइड से निकल जाएगी। करंट का जो फ्लो होगा ये पैटर्न इसी तरीके से होगा, करंट की डायरेक्शन क्योंकि उसी हिसाब से दी है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ओम में करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। मैंने यहाँ पर दे दिया इसको I2। अब यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच और एलिमेंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल सोर्सेस। तो हमने दोनों में देखा कि 60 वोल्ट जब एक्टिव था तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, लेकिन जब 5 एम्पियर एक्टिव था तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो I1 ज्यादा हो सकता है या तो I2 कम हो सकता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि दोनों काउंटर एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर I1 ज्यादा हुआ, यानी कि अगर आपका I1 अगर ज्यादा हुआ, I1 अगर ज्यादा हुआ I2 से, तो करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड ही रहेगी, जो करंट डोमिनेंट होगी उसी का डायरेक्शन होगा। तो अगर I1 अगर ज्यादा हुआ तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, I1 की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर जो रिजल्टेंट करंट निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, I1 माइनस I2, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यही एल्जेब्रिक समीशन, एक प्लस यानी कि नीचे जा रहा है और एक माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए इसको लेंगे माइनस। तो इस चीज का ध्यान देना है। और यहीं पर अगर उल्टा हो जाए कि I2 की वैल्यू अगर ज्यादा है I1 से, अगर I2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो अब I2 होगी डोमिनेंट करंट I1 के कंपैरिजन में, तो यहां पर आपको I2 माइनस I1 करना पड़ेगा, तब आपका निकलेगा फाइनल करंट। तो इस चीज का ध्यान देना है, इसीलिए यहां पर लिखा है एल्जेब्रिक सम। इस स्टेटमेंट में जो एल्जेब्रिक सम लिखा है इसका मतलब ये है कि जो करंट पॉजिटिव है और जो करंट नेगेटिव है उसकी पोलैरिटी ध्यान से देखनी है
कि अगर करंट काउंटर कर रही है तो वहां पर माइनस करना है उसको, लेकिन अगर दोनों की करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उन दोनों को ऐड करना है सिंपली, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आपको लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट आपको निकालना है। तो ये चीजों के प्रोसेस की बात, प्रोसेस मतलब आपका सिंपल यही मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूड करता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम किसी भी सर्किट में जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होने चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनडिपेंडेंट सोर्सेस जो है वो दो से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा आपके होने चाहिए। और जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी यहां पर कि जितने आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे उतनी बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उतनी बार आपको करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। करंट की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो फिर लास्ट में जाके आप उसको फाइनली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका लिमिटेशन समझते हैं, लिमिटेशन, ठीक है। अगर लिमिटेशन की अगर आप बात करें, जैसे अभी मैंने एक थ्योरम बताया कि इसका स्टेटमेंट बताया कैसे इसको अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब कि कहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते, कहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला इसका लिमिटेशन ये है, राइट, यानी कि सर्किट में कम से कम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस तो होनी चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि अगर सर्किट में अगर डिपेंडेंट सोर्स अगर आपको मिलता है, इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स अगर आपको मिलता है तो उस डिपेंडेंट सोर्स को ना ही आपको ओपन सर्किट करना है ना ही आपको शॉर्ट सर्किट करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही उसको एज इट इज उसको रख के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, राइट। ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि अगर किसी भी सर्किट में अगर नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं तो वहां पर भी इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। नॉन लीनियर एलिमेंट्स मतलब के जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी, मॉसफेट, जितने भी पावर ट्रांजिस्टर्स है और आपके डायोड्स हैं, अगर ये सर्किट में अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क, राइट। तो वहीं से क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा इसका मेन लिमिटेशन क्या है, इसको पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बेटर होगा किसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए कि तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द पावर कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पर एक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा सा मैंने न्यूमेरिकल लिया है, यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर कैलकुलेशन इससे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जब भी आप वन बाय वन एक एक सोर्स का जब आप वहां पर कंसीडर करेंगे ना, तब आप वहां पर फ्री है, आप वहां पर कोई भी मेथड लगा के, चाहे करंट डिवीजन रूल लगाइए, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, जो भी मेथड आपको अप्लाई करना है आप वो मेथड अप्लाई करके उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रोसेस सेम रखना है जो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि आपको वन बाय वन आपको एक एक सोर्सेस को वहां पर कंसीडर करके ही आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नोडल एनालिसिस की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, करंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से जब निकालूंगा तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया V, वोल्टेज V, जैसे कि अब हम लोग करते हैं, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर मेरा देख सकते हो, उसमें नोडल एनालिसिस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तीनों ब्रांचेस में, तो तीनों ब्रांचेस में जो करंट है उसका समेशन, क्योंकि नोडल एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है कि केसीएल बेस्ड होता है, यानी कि जिस जंक्शन पर हम नोड वोल्टेज हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें जितनी करंट्स आ रही हैं और जितनी आउटगोइंग करंट्स है उन सबका क्या होता है, अलजेब्रिक समेशन क्या होता है, जीरो। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो पहले वाले में करंट कितनी होगी, V माइनस 4 डिवाइड बाई 2, V माइनस 4 डिवाइड बाई 2, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेसिस्टेंस, इसको आप ग्राउंड अज्यूम कर लीजिए। इसमें करंट कितनी है, V माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस V माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस इसमें करंट कितनी है, इस वाले थर्ड वाले ब्रांच में V माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लेंगे 2 तो यह आ जाएगा आपका V माइनस 4 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो ये आपका अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 3V इज इक्वल टू 4। तो जब आप यहाँ पर V कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.33 वोल्ट, ये आपका आ गया वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर आपकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1.33 वोल्ट। तो अब आपका 1.33 वोल्ट अगर आपका आ गया तो इसमें करंट आप निकाल लेंगे, इसमें करंट कितनी आ जाएगी, I2 ओम में जो करंट आएगी ड्यू टू 4 वोल्ट सोर्स वो कितनी आएगी, वोल्टेज 1.33 डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। आपने 2 ओम में करंट निकाला तो 2 ओम में करंट 4 वोल्ट सोर्स से कितनी करंट निकली आपकी, 0.665। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब अगर यहीं पर अगर आप पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर ड्यू टू 4 वोल्ट सोर्स, P1 मैंने दे दिया इसको नाम, तो I स्क्वायर यानी कि जितनी करंट आई I स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू आपका R कितना है आपका 2 ओम। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, वॉट। तो इसका मतलब जब आपने P1 कैलकुलेट किया, 4 वोल्ट सोर्स को जब आपने एक्टिव करके जब आपने P1 कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ गया, 0.884 वॉट। अब यहां पर
सेकंड मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारा जो 8 वोल्ट सोर्स है अब इसको एक्टिव करके चेक करते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। अब क्या है, 8 वोल्ट सोर्स एक्टिव है, तो 8 वोल्ट सोर्स को जब एक्टिव करेंगे तो आपको 4 वोल्ट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। तो इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब सेम प्रोसेस लगा देते हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने V एज्यूम कर लिया। V जब आपने एज्यूम किया तो तीनों ब्रांच में जो करंट है उनका समेशन करके 0 कर दीजिए। जैसे कि सेम मेथड यहाँ पर KCL अप्लाई किया यूजिंग KCL। तो KCL जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले में देखिए करंट कितनी, V - 8 डिवाइड बाई 2, V - 8 डिवाइड बाई 2 प्लस ये वाली करंट, इसको आप ले लीजिए ग्राउंड, V - 0 डिवाइड बाई 2, V - 0 डिवाइड बाई 2। फिर थर्ड ब्रांच में जो आपकी करंट है V - 0 डिवाइड बाई 2 प्लस V - 0 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2, जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा V - 8 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका V आ जाएगा 3V इज इक्वल टू 8, 3V इज इक्वल टू 8। तो V इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 6 का 18 वोल्ट। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका V कितना आ गया, 2.66 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 2.66 वोल्ट। अब आपके पास वोल्टेज निकल गया तो करंट भी निकल जाएगा। इसमें करंट आप निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, सेम। तो करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ पर जब करंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V डिवाइड बाई R। तो 2.66 डिवाइड बाई 2 आप जब करेंगे तो आपका I2 निकल आएगा 2.66 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1.33 एम्पियर। ये आपका आया, ये करंट आई आपकी I2, यानी कि 8 वोल्ट सोर्स के कारण जो करंट आई वो कितनी आई, 1.33, और उसके बाद 4 वोल्ट सोर्स के कारण जो आपकी करंट आई थी कितनी आई थी, 0.665। तो P1 यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ पर भी आप निकाल लीजिए P2। तो P2 जब आप निकालेंगे P2 तो I स्क्वायर इंटू R, तो I स्क्वायर 1.33 का स्क्वायर इंटू R जब आप करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या किया कि फर्स्ट जब 4 वोल्ट सोर्स एक्टिव हुआ तो 0.884 यहाँ पर वाट आया पावर। सेकंड जब आपने 8 वोल्ट सोर्स को जब आपने एक्टिव किया तो यहाँ पर कितना आया, 3.537 वाट, 2 पावर आपका आएगा। तो यानी कि अगर आपको टोटल पावर अगर कैलकुलेट करना होगा तो P1 प्लस P2 करेंगे। तो P1 प्लस P2 जब आप करेंगे तो P1 प्लस P2 के केस में 0.884 प्लस 3.537 का जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर जब आपने टोटल पावर आपने कैलकुलेट किया P1 P2 दोनों का जब आपने ऐड किया तो आपका कितना आ गया, 4.42 वाट, यानी कि इसको और इसको आपने ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं कि जो आपने इंडिविजुअल पावर का एडिशन किया है, अगर आपका टोटल करंट का एडिशन करने पर अगर सेम अगर आपका पावर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वहां पर गड़बड़ है। तो अब यहां पर टोटल करंट आप निकाल लीजिए, I1 कितना था 0.665 और I2 आपको कितना आ रहा था 1.33। तो अब यहां पर जब आप टोटल करंट आप निकालेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल करंट आपका I1 प्लस I2 तो आएगा आपका I 0.665 प्लस 1.33, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1.995 एम्पियर। ये आपकी टोटल करंट आ रही है। तो टोटल करंट के रिस्पेक्ट में आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, 1.995 का स्क्वायर इंटू R यानी कि 2 वॉट। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। अब यहां पर देखिए कहानी क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया यहां पर कि मैंने एक सिंपल सर्किट यहां पर ले लिया, मैंने सिंपल सर्किट मैंने यहां पर ले लिया जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, 3 मेरे पास यहां पर रेजिस्टेंस है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा एजेंडा क्या था, हमको समझना ये था कि पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम को आप अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए जो स्टेप आपका कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम वही मैंने किया। सबसे पहले 4 वोल्ट सोर्स को यहाँ पर एक्टिव किया। 4 वोल्ट सोर्स को जब मैंने एक्टिव किया तो मेरा यहाँ पर क्या निकल गया, मैंने I1 निकल गया करंट, कितना आया मेरे पास 0.665 करंट आया। मेथड आपको जो मर्जी वो लगाना है, मैश लगाइए, नोडल लगाइए, जो मर्जी वो लगाना है वो लगाइए, आपको करंट निकालने से मतलब है। करंट जब निकाला तो कितना है 0.665। इसी करंट पर जब पावर कैलकुलेट किया तो I1 का स्क्वायर इसी करंट का स्क्वायर किया और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 ओम से, तो यहाँ पर आपको पावर कितना निकल गया 0.884 वॉट। सेम केस हमने यहाँ पर क्या किया, अब सेकंड वोल्टेज सोर्स को हमने एक्टिव किया और सेकंड को क्या किया हमने डीएक्टिवेट। तो जब 8 वोल्ट को हमने यहाँ पर एक्टिव किया तो फर्स्ट वाले को हमने क्या किया डीएक्टिवेट, मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस केस में जब यहाँ पर हमने फिर से जब यहाँ पर हमने केसीएल अप्लाई किया तो केसीएल अप्लाई करके हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आ रही थी 1.33 एम्पियर। 1.33 एम्पियर पर जितना हमारा पावर आ रहा था, कितना आ रहा था 3.537 वॉट।
अब दोनों पावर को जब हमने ऐड कर दिया 0.884 और 3.537, तो हमारा कितना आ रहा था टोटल 4.42 वॉट, यानी कि इंडिविजुअल पावर का जब एडिशन किया तो कितना है हमारा 4.42 वॉट। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम तो ये कहता है कि जब आपको टोटल करंट निकालनी है तो सबका अलजेब्रिक समेशन करना पड़ेगा। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड से अगर चलेंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम से ही आ रहा है कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर अलजेब्रिक समेशन ही तो कर रहे हैं पावर का, तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ पावर जब हमने किया तो हमारे पास आया 4.42 वॉट। लेकिन जो हमारी टोटल करंट थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि 0.665 और आपका दूसरा कितना था 1.33, इन दोनों का जब आपने ऐड किया तो आ रहा है आपका 1.995। तो इस करंट पर जब आपने पावर का कैलकुलेशन किया तो आपके पास कितना आ रहा है 7.96। इसका मतलब यहां पर जो पावर आ रहा है आपका टोटल करंट पर जो कैलकुलेट होकर आ रहा है, और जो सुपरपोजिशन मेथड से जो आपका पावर कैलकुलेशन होकर आ रहा है, इंडिविजुअल पावर का एडिशन हो रहा है, ये गलत है। दोनों मैच कर रहा है क्या? दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों आंसर्स एकदम अलग अलग है। इसका मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है क्या है, दिस इज नॉट इक्वल। तो डीसी सर्किट में जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप पावर का कैलकुलेशन, वहां पर इंडिविजुअल पावर्स का समेशन नहीं करेंगे। कंक्लूजन ये है। तो इसीलिए वहां पर थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि सुपरपोजिशन थ्योरम को पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो एडिटिविटी का प्रिंसिपल होता है कि सारे रिस्पॉन्सेज को ऐड कर देना है, तो यहां पर ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी यहां पर काम नहीं करेगा, यानी कि पावर्स का एडिशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है सुपरपोजिशन थ्योरम की, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके इस पर्टिकुलर सोर्स में, किसी भी सोर्स में अगर के फैक्टर्स अगर मल्टीप्लीकेशन अगर होता है, यानी कि उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर से, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट के अक्रॉस जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी रिस्पॉन्स होंगे उसी सेम फैक्टर से वहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। राइट, तो बेसिकली जो सुपरपोजिशन है वो लीनियरिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी में क्या है कि स्केलिंग भी इसमें होता है। अगर सोर्सेस में अगर स्केलिंग हुआ, ठीक है, किसी भी फैक्टर से अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो एलिमेंट्स में जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी मल्टीप्लाइड होंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट अगर आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं वो सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूंगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी सारे न्यूमेरिकल्स मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।